नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति। और सबसे पहले बताता हूं आपको राजनीति में नए अवतार में आज क्या क्या आपके सामने होने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं आज राजनीति में। सबसे पहले आपके सामने पहली खबर, लीड स्टोरी में आज बात होगी कि क्या नेपाल में हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नेपाल में सरकार पर अपडेट किया है, यह आज राजनीति में पहली खबर आपके सामने हो। दूसरी खबर में आपके सामने आज होगा मुंबई से मथुरा तक कौन कट्टरता फैला रहा है, यह आपके सामने डिटेल रिपोर्ट। अगली खबर बताएंगे आपको अवैध बिल्डिंग के सामने बुर्का ब्रिगेड खड़ी क्यों हो गई, इस अवैध बिल्डिंग को बचाने के लिए बुर्का ब्रिगेड क्यों आई, यह रिपोर्ट आपके सामने। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर, जिनसे उत्तर प्रदेश के मंत्री आज सरेआम भिड़ गए। राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की भिड़ंत क्यों हुई, इसके पीछे की अपडेट आपके सामने हो। मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या दिल्ली में फिदाइन हमले की साजिश हुई थी, कैसे इस खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ, इसकी पहलू दर पहल रिपोर्ट आपके सामने होगी। आखिर में देखिएगा अमेरिका में भारत के और भारतीयों के दुश्मन कौन है। और इसी बीच बड़ी खबर नेपाल से सामने है। एक बार फिर नेपाल में हालात खराब हो रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर हंगामा है, सेना और प्रदर्शनकारी एक दूसरे के सामने तस्वीरें जरा देखिए आप। ये राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां सेना और प्रदर्शनकारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक बार फिर संभावनाएं बनती हुई दिखाई पड़ रही कि नेपाल में शायद हालात हालांकि कल ये बात सामने आई थी कि राजा ज्ञानेंद्र शाह वापस लोगों के बीच में आ सकते हैं। उनकी पोती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया कि आज रात नेपाल में हालात बहुत ज्यादा बदले जा सकते हैं, लेकिन अब हालात कुछ और बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सेना और प्रदर्शनकारी इस वक्त आमने सामने हैं और सेना का जगह जगह पर डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया नेपाल की आज की तस्वीरों में बदलाव सिर्फ ये आया कि पिछले 4 दिनों से नेपाल में विध्वंस की तस्वीरें थी, नेपाल में आगजनी की तस्वीरें थी, नेपाल से पिटते हुए उनके मंत्रियों, सांसदों, नेताओं की तस्वीरें थी, तो जलते हुए होटल्स की तस्वीरें थी, मार्केट में होती हुई लूटपाट की तस्वीरें थी। आज की तस्वीर में बदलाव सिर्फ ये कि सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है और सेना और प्रदर्शनकारी एक दूसरे के सामने हैं। हिंसा की जगह अब बहस की तस्वीरें यहां से आनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि पिछले 18 घंटे नेपाल के लिए बहुत अहम रहे। नेपाल के राज परिवार की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट आना और फिर अब राजमहल के बाहर दोनों पक्षों का आमने सामने आना। ये आपने तस्वीर देखी, लेकिन अब आपको नेपाल में सरकार बनाने को लेकर चल रही तैयारियों से जुड़े हुए 6 बड़े अपडेट मैं बताने जा रहा हूं। पहला अपडेट, नेपाल के अंतरिम पीएम का ऐलान आज संभव हो सकता है, यह पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट यह कि सुशीला कार्की को पीएम बनाने पर बातचीत जारी है, यह बड़ी अपडेट। तीसरी अपडेट नेपाल को लेकर यह कि काठमांडू के सिंह दरबार में नया ऑफिस तैयार किया गया है। सिंह दरबार की तस्वीर भी आपको दिखाई थी हमने, पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया गया था, अब रिबिल्ड किया जा रहा है। नया ऑफिस होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में बनाया जाएगा। सेना और जेनजी के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, एक दफा की बैठक हो चुकी है, अब दूसरे दौर की बैठक जारी है। और छठा और अंतिम अपडेट ये कि अंतरिम सरकार और संसद को भंग करने पर भी चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा ये बहुत जल्द सामने आएगा, लेकिन अगला पीएम कौन होगा ये अभी तक सामने नहीं। मैंने बताया आपको कि लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। नेपाल के सेना प्रमुख आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, सब कुछ सस्पेंस में चल रहा है। नेपाल में तख्ता पलट को 40 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम पीएम कौन होगा अब भी फाइनल नहीं हो पाया है। मुलाकात और शर्तों का दौर जारी है। पहले खबर थी कि सुशीला कार्की को अंतिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा गुट घिसिंग को लेकर मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। इन सबके बीच नेपाल के सेना प्रमुख आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां मुलाकात काफी देर तक चली। इसके बाद अब उम्मीद है कि कभी भी नए पीएम का ऐलान हो सकता है। भले ही अभी सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बनाने की बात सामने आ रही है, लेकिन पेच मौजूदा संसद को भंग करने पर भी है। राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं है।
और इसी बीच एक और अपडेट सामने है, जहां नेपाल सेना के प्रमुख को धमकी दी गई। जेन जी के गुट के द्वारा दोबारा आंदोलन हो सकता है। सुदन गुरुंग, जो कि पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, सुदन गुरुंग ने सेना प्रमुख से बात की और कहा कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो यह आंदोलन फिर हो सकता है। युवा एक बार फिर सड़कों पर उतर सकते हैं। मैले चिफ साहब फोनमा हुँदाखेरि मैले भनिसकेको छु, त्यतिखेर नि मैले चेतावनी दिइसकेको छु। सुशीला म्यामलाई पनि चेतावनी दिएको छु, मैले चिफ साहबलाई पनि चेतावनी दिएको छु दाइ, होइन। हजुरले यो डबल कन्फर्मेसन गरिदिनु होला, किनभने टाइम भनेको थिएन हजुरलाई। तर हो चुका है। सुदन गुरुंग की धमकी आपने सुनी, जो आपको सेना प्रमुख से बात कर रहे हैं। हालात अभी भी असामान्य बने हुए हैं। जगह जगह पर सेना इसलिए तैनात की गई है, सेना के साथ प्रदर्शनकारियों की बहस भी हो रही है। लेकिन हिंसा के निशान नेपाल में अभी भी छपे हुए हैं। जब हमारी टीम वहां पहुंची, हमारे सहयोगी प्रशांत झा वहां पहुंचे, तो क्या देखा प्रशांत ने, इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। काठमांडू शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर यह भैंसे पार्टी का मिनिस्टर्स आवास है। पूरे आवास को सोमवार को जब आंदोलन हुआ था तो इसे जला दिया गया है। इसमें लगभग 172 जो एमपी हैं, जो मंत्री हैं, बाकी उनके आवास हैं, यहाँ पर सरकारी आवास हैं, और पूरे आवास को भीड़ ने तोड़ दिया। एक बार कैमरामैन से कहते हैं कि आपको दिखाएं कि जो डैमेज है, यहाँ पर एक एक घर को जला दिया गया। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से जो मंत्रियों को, विधायकों को रेस्क्यू करना पड़ा, और हालात यहाँ पर अभी भी तनावपूर्ण है। पूरे इलाके में मिलिट्री यहाँ पर है। मिलिट्री ने सीधे तौर पर प्रशांत झा की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इसी रिपोर्ट के चलते चलते एक और अपडेट सामने आएगी कि नेपाल में सियासी हलचल तेज होते हुए आर्मी चीफ राष्ट्रपति निवास पहुंच चुके हैं। वो तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। अभी आपने देखा कि छात्र नेताओं ने आर्मी चीफ से बात की। आपने देखा कि राष्ट्रपति निवास के बाहर प्रदर्शनकारियों में और सेना में बहस हुई। और इसी बीच अपडेट ये आ चुकी है कि सेना प्रमुख इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति निवास पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर अमेरिका से, जो 24 घंटे पहले खबर आई थी, उसी में अपडेट। चार्ली हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बड़ी खबर ये कि हिरासत में आ चुका है चार्ली किर्क का संदिग्ध हत्यारा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही जानकारी दी, चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या की गई। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो भी संभव होगा वो सब कुछ किया जाएगा, हत्यारों को पकड़ा जाएगा। और ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई चार्ली किर्क को गोली मारने वाले हत्यारे की, और इसी की निशानदेही पर उस हत्यारे की गिरफ्तारी की गई। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर की 6 बड़ी खबरें। स्पेन में गजा के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन, दुनिया भर से युद्ध रुकवाने की अपील। इस रैली में भीड़ ने हाथों में फिलिस्तीन का झंडा और इजरायल के खिलाफ लिखे नारों के घोषणे रखे थे। प्रदर्शनकारियों ने गजा में नरसंहार होने का आरोप लगाया। इजरायल ने गजा पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। हमला इजरायल की वायुसेना की तरफ से किया गया। इस हमले में गजा के रिहायशी इलाकों में कई इमारतें चपेट में आई, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यूक्रेन रूस जंग के बीच यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर बम बरसाते हुए हमला किया है। इस हमले में रूस के सैन्य ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें आसमान से उठता धुएं का गुबार दिखा। बेलारूस और रूस का संयुक्त सामरिक सैन्य अभ्यास जापत 2025 शुरू हो गया, जिसकी जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के प्रशिक्षण मैदानों में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने कतर के दोहा में हमास के शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाकर किए इजरायली हमले की निंदा की। इजरायल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा के एक आवासीय इलाके में हवाई हमला किया था, जिससे इजरायली अधिकारियों ने हमास के नेताओं की हत्या का प्रयास बताया। अमेरिका के रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की यूटा विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान बुधवार को हत्या किए जाने के 2 नए वीडियो सामने आए। शूटर छत से छलांग लगाता हुआ दिखाई पड़ा। और बाद दिल्ली को दहलाने की साजिश। देश के अलग अलग शहरों से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में पता यह चला कि दिल्ली में बेहद खतरनाक साजिश की प्लानिंग थी। ये आतंकी दिल्ली में सुसाइड अटैक की तैयारी कर रहे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तार हुए इन 5 आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे, इसका खुलासा एक एक कर हो रहा है। आतंकियों से पूछताछ में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो है आतंकियों का सुसाइड बम प्लान।
यानी ये पांचों आतंकी ISIS के साथ मिलकर पूरी दिल्ली को दहलाने की साजिश कर रहे थे, जिसका ऑर्डर इन्हें बॉर्डर पार से मिल रहा था। मगर इनके मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही इन्हें दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। ये ग्रुप जो है ये इन सब की प्लानिंग करता है, इससे पहले इसको इट हैज़ बीन निप्ड एंड बट, उससे पहले इसको खत्म कर दिया गया। ये सारे के सारे तैयारी कर रहे थे, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे इन सबको करने के लिए, उससे पहले इनको पकड़ लिया गया। खास बात यह है कि आतंकी हथियार जुटाने से लेकर बम बनाने तक के इंतजाम कर चुके थे। यहाँ तक कि सुसाइड जैकेट तक बनाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज ने समय रहते इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब आपको बता दें कि पकड़े गए पांचों आतंकियों से पूछताछ और मोबाइल चैट से खुलासा क्या क्या वो खुलासे राय करके आप देखिए। खुलासा ये कि कुछ आतंकी फिदायीन हमलावर बनने के लिए तैयार हो चुके थे और फिदायीन अटैक के लिए सुसाइड जैकेट भी बना रहे थे। ये आतंकी टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देने वाले थे। निशाने पर कुछ राइट विंग लीडर भी इनके शामिल थे। इस टेरर मॉड्यूल में कुछ और लोग भी शामिल थे जिनकी तलाश की जा रही। लेकिन दिल्ली को दहलाने का खतरनाक मंसूबा रखने वाले इन आतंकियों के बारे में आपको जानना चाहिए। पहला नाम है अशहर दानिश का। अशहर दानिश जो इस टेरर ग्रुप का हेड था और गजवाई लीडर कहा जाता था। इसके नापाक साजिश में शामिल आफताब अंसारी, सुफियान अबू बकर जिनको दिल्ली से पकड़ा गया, जबकि हुजैफा यमन और कामरान कुरैशी को हैदराबाद और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। अब इन पांचों आतंकियों के पास से खतरनाक केमिकल बरामद किए गए। आतंकियों के पास से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद किया गया। इनके पास से नाइट्रिक एसिड बरामद किया गया। इन आतंकियों के पास से सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फर पाउडर मिला, जिनकी मदद से IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने की तैयारी थी। तो वहीं pH वैल्यू चेकर, वेटिंग मशीन, बीकर सेट, रेस्पिरेटरी मास्क, ये सब कुछ इन आतंकियों के पास है। डिजिटल डिवाइस के तौर पर एक लैपटॉप बरामद, एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसके साथ जिनके डिजिटल इम्प्रिंट्स को भी तलाशा जा रहा है। इसी के साथ पुलिस को एक प्लास्टिक बॉक्स मिला आतंकियों के पास से, जिसमें की स्ट्रिप वायर थी, जिसमें सर्किट थे, जिसमें मदरबोर्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान थे। इन आतंकियों के पास से दिल्ली का एक पूरा नक्शा बरामद हुआ, ताकि अंदाजा लगा सके किस किस जगह पर क्या क्या जगह प्लांट इनको करनी। इनके पूरे नापाक प्लान को डिकोड किया गया। वहीं मुंबई से और मथुरा तक ऐसी ही खबरें सामने आई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि शहर शहर कट्टरता का जहर फैलाया जा रहा है। आपके सामने मैं 3 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। ये 3 तस्वीरें जरा देखिए, मुंबई की, नूह की और मथुरा की। पहली तस्वीर मुंबई से, जहां मंदिर परिसर के अंदर नॉनवेज मिला। हरियाणा के नूह में गरीब महिला का एक जबरन धर्मांतरण किया गया। मथुरा में मुस्लिम अधिकारी ने दफ्तर से बांके बिहारी की तस्वीर को हटा दिया। और सबसे पहले देखिए कि मुंबई में क्या। मंदिर के कैंपस में मुस्लिम समुदाय की तरफ से मीट पार्टी करने का मामला सामने आया। 12 वफात के दिन गोवंडी इलाके के दत्त मंदिर में मुस्लिमों ने यहां मीट पकाकर सैकड़ों लोगों को भोजन कराया। हिंदू हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन ये पार्टी रुकी नहीं। हिंदू कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय लगातार मंदिर से साजिश कर रहा है। पूरा डेमोग्राफी बदलने का ये खेल चल रहा है। विषय डेमोग्राफी नहीं है, पूरा विषय है मंदिर का जो पवित्र प्रांगण है उसको कब्जा किया जाए। आरोप है कि 3 दिन पहले सोमवार शाम को मुस्लिम समुदाय ने मंदिर के अहाते में ईद मिलाद कार्यक्रम का आयोजन किया, पांडाल लगाया, मंदिर के सामने इस्लामिक झंडा भी लगाया। कुछ ही देर बाद उसी परिसर में मीट पकाया गया। वो लोग ने नॉनवेज उधर बनाया, वो लोग ने कम से कम 300 से 400 लोग खाए। जाहिर है ये बात मुस्लिमों को भी पता है कि मंदिर के आसपास नॉनवेज से मंदिर अपवित्र होता है। वहीं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बिजली दफ्तर से बांके बिहारी समेत हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हटाई गई, विवाद हुआ। वहां के इंजीनियर गफरूल हसन ने दफ्तर में लगी भगवानों की तस्वीरों को हटा दिया, कूड़े में फेंकवा दिया। जानकारी सामने आई तो गुस्साए हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। वृंदावन में बिजली विभाग के कार्यालय से बांके बिहारी सहित हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वहां सहायक अभियंता गफरूल हसन पर आरोप है कि उन्होंने दफ्तर के अंदर लगी देवी देवताओं की तस्वीरों को दीवार से हटवाकर कूड़े में फेंकवा दिया, जिससे हिंदू संगठनों में गहरी नाराजगी दिखी है। देखिए जगह एक बार देखिए कहाँ सामान जब जो पड़ा है, मीटर और पूरा जो कचरा यहाँ पर पड़ा है। यहाँ पर देवी देवताओं की, बांके बिहारी की, विश्वकर्मा और राधा कृष्ण की तस्वीरों को यहाँ पर रख दिया।
गुस्साए हिंदू पक्ष के लोगों ने इसे सनातन का अपमान बताया। 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दें, और अगर इस व्यक्ति को सस्पेंड नहीं किया तो फिर एक बड़ा आंदोलन धर्म रक्षा संघ के और यहाँ के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रारंभ किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा देकर किसी तरह मामले को शांत कराया। वृंदावन में बिजली दफ्तर के अंदर से जहां बांके बिहारी समेत हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हटाई गई, दीवारों पर निशान मौजूद। रिपोर्ट जरा देखिए। ये कार्यालय ए मीटर साहब का है, जो हुसैन साहब हैं, उनका कार्यालय है। इस दीवार पर यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई थी, आप देखिए यहाँ उनका कार्यालय है, और इसी कार्यालय में देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। जो उनसे पहले जो अधिकारी थे उनके सामने भी ये तस्वीरें लगी हुई थी, और यहाँ तस्वीरों में ठाकुर बांके बिहारी की तस्वीरें थी, यहाँ पर एक विश्वकर्मा जी की तस्वीरें थी, राधा कृष्ण की तस्वीर थी, और हर रोज यहाँ पर तमाम भक्त जो यहाँ पर लोग आते हैं उनकी समस्याओं को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो उनको हर रोज ये तस्वीरें दिखाई देती थी। लेकिन अपने कार्यालय में जितने भी हमारे आराध्य देवी देवताओं की तस्वीरें लगी थी, उन सारी तस्वीरों को वहां से उठाकर और कूड़े में फेंका। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को, सनातनियों को नीचा दिखाना था। उनके दूसरे दिन उन्होंने फिर से वही तस्वीरें उठाई, और आप देख सकते हैं तस्वीरें खंडित भी हो चुकी है और फिर से फेंक दी। 3 दिन हुए उसको मात्र आने के लिए, 3 दिन के अंदर इसने तस्वीरें फेंकना शुरू कर दिया। क्या ऑफिस के अंदर नमाज पढ़ना उचित है? 5 बार वो ऑफिस के अंदर नमाज पढ़ रहा है। वो यहाँ एकदम पाकिस्तान जैसा माहौल कार्यालय में उन्होंने बना दिया है 3 दिन। और अब एक तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको मुंबई के मुंब्रा से। यहां एक अवैध बिल्डिंग को गिराने की प्रशासन की टीम पहुंची। आप देखिए जरा, ये वो अवैध बिल्डिंग मुंबई के मुंब्रा में जिसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, लेकिन मुस्लिम महिलाएं वहां पहुंची हाथों में पेट्रोल लेकर इस सामूहिक आत्मदाह की धमकी वहां दी। सुनिए जरा कि कैसे महिलाएं वहां विरोध कर रही थी। पेट्रोल का बोतल कोई खोलेगा नहीं, बिल्कुल सावधानी, बिल्कुल देखिए आपका हम खोलेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, पेशेंट कितना सीरियस है हमारा, यहाँ पे पेशेंट कितना सीरियस है हमारा। अगर तोड़क कार्रवाई होती है तो ये अपने आप को आग के हवाले कर देंगी। बाकायदा कलेक्शन वाले आते थे और उनके मार्गदर्शन में ये बिल्डिंग बनती थी। हमारे बोलने का मतलब है आगे की कार्रवाई नहीं करो और आगे हम काम को मत होने दो। 1.5 साल पहले नोटिस दिया, पता अभी चल रहा है। इसलिए हमको नहीं मालूम टीएमसी क्या, जब 1.5 साल पहले टीएमसी क्या कर रही थी। जिंदगी चली जाती है आदमी की छत बनाने में। हाँ, आप एक आदेश पर आ जाते हो उसको उजाड़ने पर, और वो भी भेदभाव करते हुए। पहले कार्रवाई हो गई होती, तीनों पैसा लगाकर अपना घर जो है भरने की जो कोशिश थी वो नहीं की होती। पेट्रोल भरा हुआ बोतल है जिसमें पेट्रोल लेकर महिलाएं पहुंची हैं। हमको घर के बदले घर चाहिए। ये आपने महिलाओं का विरोध देखा और आपने समझा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन अब जरा आप समझिए कि पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल मुंबई से सटे मुंब्रा में एक 5 मंजिला इमारत है, एयान हाइट। इस बिल्डिंग में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की रहती है। ठाणे महानगर पालिका के अनुसार ये बिल्डिंग अवैध है, ये बिल्डिंग गैर कानूनी। कुछ साल पहले इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया था, लेकिन तोड़ने के बावजूद दोबारा लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाकर खड़ा कर दिया और फिर यहां रहने लगे। हाईकोर्ट ने अवैध इमारत पर एक्शन लेने का आदेश दिया। मुंब्रा प्रशासन बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचा तो आपने देखा कि कैसे वहां महिलाएं हाथों में पेट्रोल की बोतलें लेकर के आत्मदाह की धमकी देते हुए वहां विरोध करने लगे, और इसी विरोध के चलते कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए टाला गया। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आ रही है। गोरखपुर में एक इमाम के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस मारपीट के बाद भीड़ नाराज हुई, थाने शिकायत लेकर पहुंचे और थाने का घेराव भी किया गया। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं। हालांकि इमाम के साथ मारपीट की कार्रवाई को लेकर के पुलिस की तरफ से भरोसा भी दिया गया कि बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को चिन्हित करके उनके ऊपर धाराएं लगा करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी फरमान सामने आ चुका है जिसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन धर्म और फरमान की आपस में तुकबंदी क्या है शायद ज्यादातर लोगों को समझ ना आए। मुसलमानों का जन्मदिन के मौके पर केक काटना क्या हराम होता है? क्या केक काटना
शरीयत के खिलाफ होता है। इसी बात को लेकर बहस, और ये बहस शुरू हुई भोपाल से, जहां ऑल इंडिया काजी बोर्ड के मौलाना, जिनका नाम है गाजी अब्दुल सामद, गाजी अब्दुल सामद ने दावा किया कि इस्लाम में केक काटना नाजायज है। इस्लाम में क्या केक काटना हराम है? क्या मुसलमान अपने जन्मदिन के मौके पर केक काटते हैं तो वो नाजायज है? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि भोपाल के एक मौलाना ने इसे इस्लाम में हराम बताया। भोपाल में ऑल इंडिया काजी बोर्ड के मौलाना गाजी अब्दुल सामद ने इस बात का दावा किया कि जन्मदिन के मौके पर मुसलमानों को केक नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम में हराम है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसे लेकर फतवा भी आ चुका है कि हमारे नौजवान जन्मदिन के नाम से फहाशी और बेहूदगियाँ कर रहे हैं और पैसे का फजूल खर्ची कर रहे हैं। बड़े बड़े इदारों के फतवे आ चुके हैं कि ये एक हराम अमल है, ये नाजायज़ अमल है। हमारे इस्लाम में इस तरीके की फहाशी और फजूल खर्ची को बिल्कुल नाजायज़ कहा गया है। गाजी अब्दुल सामद के बयान के बाद इस बात की बहस छिड़ गई है कि क्या इस्लाम में केक काटना हराम है। और मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको उत्तराखंड के कर्णप्रयाग की। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में, जो कि बद्रीनाथ से हेमकुंड साहिब जाने वाला रास्ता है, वहां लंबा जाम लगा हुआ है। लोग घंटों से वहां फंसे हुए हैं। प्राइमरी वजह बताई जा रही है मौसम का वहां खराब होना। तस्वीरें जरा देखिए आप। यहाँ लाइन से जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ वाहनों की कतारें हैं। आप ये देखिए, वाहनों की कतारें आपको जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ वाहनों की कतारें आपको नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से सड़कें बाधित हुई, जिसकी वजह से ये लंबा जाम कर्णप्रयाग में लगा। और अब तस्वीर अमेरिका के डैलस शहर से। वहां से एक वारदात सामने आई। 50 साल के भारतीय मूल के चंद्रमौली नागमलैया की सर काटकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड का वीडियो भी सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। अमेरिका के डलास शहर में भारतीय मूल के शख्स की हत्या से अमेरिका से भारत तक हड़कंप मच गया। हत्या इतनी खौफनाक थी कि उसे सुनने वालों की रूह तक कांप जाए। आरोप है कि योर्डाडिस कोबोस मार्टिनेज नाम के अमेरिकी शख्स ने भारत के चंद्र नागामलैया की गर्दन काटकर हत्या कर दी, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पब्लिक वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद हुआ था। 50 साल के नागमलैया होटल के मैनेजर थे, जिसमें आरोपी मार्टिनेज अपना कपड़ा धुलने गया था, लेकिन मशीन खराब होने पर नागमलैया ने आरोपी को मशीन के इस्तेमाल से रोका, जिससे विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने नागमलैया पर हमला कर दिया। जिसके बाद नागमलैया किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे, लेकिन आरोपी ने पीछे से उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार की पार्किंग में पीड़ित का सिर लुढ़कते हुए गिरा दिखाई दिया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह हमला उनकी पत्नी और बेटे के सामने ही हुआ। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और राजनीति में आज मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। Z News.